वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर इंडिगो। ये जो चैप्टर है ये लिखा है लुइस फिशर ने और ये ना उनकी बुक में से एक एक्सर्प्ट लिया गया। कौन सी बुक है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्होंने इस चैप्टर में हमें यही बताया कि कैसे वो महात्मा गांधी जी से मिले थे और क्या क्या बातें महात्मा गांधी जी ने उन्हें बताई थी। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस चैप्टर में हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण के इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना उनकी मदद करी थी और कैसे वो एक हमारे पास एक प्रूफ मिला हमारे को, वो एक पहला मूवमेंट था आप एक तरीके से कह सकते हो जहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है इंडियंस ने आवाज उठाई और इंडियंस की जीत हुई थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है लुइस फिशर जो चैप्टर के राइटर है वो हमें बताते हैं कि मैं ना महात्मा गांधी जी से मिला था 1942 में सेवाग्राम में उनके आश्रम में। वो वहाँ महात्मा गांधी जी से बातचीत करने जाते हैं और महात्मा गांधी जी पूरी स्टोरी उनको अब बताते हैं कि कैसे महात्मा गांधी जी ने डिसाइड करा था फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने का और कैसे महात्मा गांधी जी ने 1917 में सोच लिया था और ठान लिया था कि अब वो ब्रिटिशर्स का डिपार्चर तो भैया तय है कि अब भैया ब्रिटिशर्स तो जाएंगे ही इंडिया से। ठीक है, कि वो अब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेंगे एंड नाउ ब्रिटिशर्स हमें अपने ही कंट्री में जो है इस तरीके से तंग नहीं कर सकते। ओके, ठीक। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना ये महात्मा गांधी जी के ही वर्ड्स में हम पढ़ेंगे। वो सारी बात लुइस फिशर को बता रहे हैं और हम पढ़ेंगे वो बातों को। तो महात्मा गांधी जी लुइस फिशर को बताते हैं कि मैंने तो 1917 में ही सोच लिया था कि हाँ अब ब्रिटिशर्स का डिपार्चर तय है। अब वो सोचा कैसे था ये हम जानते हैं। देखो 1916 में महात्मा गांधी जी ने एनुअल सेशन अटेंड करा था कांग्रेस का इन लखनऊ। देखो कांग्रेस जो है उसके अलग अलग सेशंस होते थे, साल के एंड में सेशन होता था। सेशन मतलब मीटिंग होती थी, वहाँ सभी बड़े बड़े जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस हो गए, डेलीगेट्स मतलब एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो होते थे जाते थे और बैठ के देश से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों पे डिस्कशन करते थे। तो इस मीटिंग में महात्मा गांधी जी भी गए थे। कौन सी डेट है? 1916 में ईयर बताया गया हमारे को। और इस मीटिंग में 2301 डेलीगेट्स भी आए थे और भी बहुत विजिटर्स। तो काफ़ी बड़ी मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, इसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ, मेरे से मिलने आता है एक राजकुमार शुक्ला नाम का पीजेंट। कौन पीजेंट? कौन होते हैं? फार्मर। वो कहते हैं वो मुझसे फार्मर था, वो मुझसे मिलने आया, उसको देख के भी पता चल रहा था कि वो एक फार्मर है। अब देख के पता चल रहा था का मतलब उनका ये था कि वो फार्मर काफ़ी दुबले पतले से थे और वो रिप्रेजेंट करता है फार्मर्स की स्टेट इन इंडिया एट दैट टाइम दैट ब्रिटिशर्स उन्हें इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे दैट फार्मर्स को देख के भी आप पहचान सकते हो कि वो कितनी पॉवर्टी की स्टेट में रह रहे थे। तो वो कहते हैं भैया राजकुमार शुक्ला नाम का एक फार्मर मेरे पास आता है और मुझे आके बोलता है कि भाई आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं चंपारण से हूँ, हमारे साथ ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, तो हमारे साथ आप चंपारण चलो। वो गांधी को कहते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलो और हमारी मदद करो। तो वो कहते हैं राजकुमार शुक्ला भी वहाँ आए हुए थे उस वाली मीटिंग के अंदर और उन्हें किसी ने बोला था कि आप गांधी के पास जाओ, गांधी जी आपकी मदद करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला जी उनसे जाके मदद मांगते हैं। अब भैया अभी तक तो गांधी जी कहते हैं मुझे पता भी नहीं था चंपारण कहाँ है। ठीक है, उन्होंने बोला चंपारण कहा था इन द फुटेल्स ऑफ नेपाल। फुटेल्स ऑफ नेपाल मतलब बिहार में है ना चंपारण, तो उन्होंने इस तरीके से मेंशन करा है। तो वो कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था चंपारण कहाँ है, बट राजकुमार शुक्ला मुझे कहते हैं कि मैं उनके साथ चलूँ मदद करने। तो मैंने राजकुमार शुक्ला को कहा कि मैं चलना चाहता हूँ बट अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। महात्मा गांधी जी की बैक टू बैक गाइस अपॉइंटमेंट्स दिया अलग अलग शहरों के अंदर। वो कहते हैं पहले मुझे जाना था कानपुर, फिर मुझे जाना था अहमदाबाद अपने आश्रम में और उसके बाद मुझे जाना था कहीं और। तो फिर जो वो थे हमारे राजकुमार शुक्ला जी फार्मर, वो कहते हैं भाई वो इलिटरेट थे, वो पढ़ा लिखे नहीं थे बट वो बहुत रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम को ठान ली थी उन्होंने, जिद पे थे वो अपनी कि महात्मा गांधी जी को चंपारण लेकर ही जाना है। तो जहाँ जहाँ गए हमारे गांधी जी, चाहे वो कानपुर गए, चाहे अहमदाबाद गए, आश्रम में गए, हर जगह ये जो राजकुमार शुक्ला थे महात्मा गांधी जी का पीछा करते रहे कि भाई मैं तो इन्हें लेके ही जाऊंगा। अब जब फाइनली महात्मा गांधी जी अपने आश्रम में पहुंचते हैं, राजकुमार शुक्ला जी भी वहाँ होते हैं, तो वो कहते हैं राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दो जिस दिन आप चंपारण आओगे, क्योंकि वो बार बार उनके साथ हर जगह जा रहे थे ना। तो गांधी जी उन्हें बताते हैं, फाइनली वो उनकी ऐसी डिटर्मिनेशन देख के गांधी जी उन्हें डेट बता देते। वो कहते हैं इस डेट को मुझ पे कैलकाटा में आके मिलना, कैलकाटा से हम ट्रेन लेके बिहार चलेंगे, पटना चलेंगे। तो वो कहते हैं वो दिन आ जाता है, मैं राजकुमार शुक्ला से फिर से मिलता हूँ काफ़ी महीनों के बाद, बिल्कुल उसी स्पॉट पे, उस दिन पे जिस दिन मैंने कहा था। राजकुमार शुक्ला कैलकाटा में वहाँ मेरा वेट कर रहा था। ठीक है, फिर वो दोनों वहाँ से ट्रेन लेते हैं, कैलकाटा से गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी ट्रेन लेके पहुँचते हैं पटना। ठीक है, बिहार पटना पहुँचते हैं वो कहते हैं पटना में फिर जो है राजकुमार शुक्ला मुझे राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके जाते हैं। यू नो राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। हाँ, वो एक लॉयर थे। तो वो कहते हैं वो मुझे उनके घर पे लेके जाते हैं। उनके घर क्यों लेके जाते हैं राजकुमार शुक्ला? क्योंकि गाइस ये चीज़ को आप समझते हुए चलो,
राजकुमार शुक्ला जो फार्मर हैं वो मदद मांगने गए थे गांधी जी से। वो ऑलरेडी भी बहुत सारे लॉयर्स से कांटेक्ट में थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसमें बाकी लॉयर्स भी हेल्प कर रहे थे। तो वो राजेंद्र प्रसाद को ऑलरेडी राजकुमार शुक्ला जानते थे। तो राजकुमार शुक्ला ना इलिटरेट थे, तो वो सारी जानकारी केस से रिलेटेड महात्मा गांधी को नहीं दे सकते थे कि दिक्कत क्या आ रही है। तो इसलिए वो राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाते हैं कि वो लॉयर हैं तो वो महात्मा गांधी जी को अच्छे से समझा देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन पे राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं होते हैं। तो वो उनके घर का एक किस्सा आप गांधी जी बताते, कहते हैं वो तो घर पे नहीं थे तो हमारा काम वहाँ तो नहीं हुआ। बट जब हम वहाँ उस घर पे रुके थे राजेंद्र प्रसाद के, तो एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ, वो हमें बताते हैं। वो कहते हैं वहाँ उनके घर पे क्या हुआ कि जो उनके घर के सर्वेंट थे उन्होंने मुझे उस कुएं से पानी पीने को मना कर दिया जो राजेंद्र कुमार के घर में था। पानी पीने से क्यों मना करा उस कुएं में? क्योंकि वो जो सर्वेंट्स थे उनको ये नहीं पता था कि गांधी जी अनटचेबल है या नहीं है, तो इसलिए वो गांधी जी को उस वेल में से पानी नहीं पीने देते। और ये बात ये शो करती है कि उस समय में इंडिया में जो है वो जो है अनटचेबिलिटी प्रेजेंट थी। तो ये बस गांधी जी ने हमें बताया है, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे तो मुझे कुछ पता नहीं चला, राजकुमार शुक्ला भी मुझे कुछ नहीं बता सकते थे केस से रिलेटेड और राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, तो मैं कैसे केस की जानकारी जो है वो लेता। तो इसलिए मैं कहाँ गया, मैं गया मुजफ्फरपुर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी जी जो राजकुमार शुक्ला जो फार्मर हैं उनको कहते हैं तुम तो चले जाओ वापस चंपारण, तुम वापस चंपारण चले जाओ, मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर अब बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वो मुजफ्फरपुर में उनके एक फ्रेंड थे, एक प्रोफेसर जिनका नाम था JB कृपलानी, वो आर्ट्स कॉलेज के वहाँ पे प्रोफेसर थे। वो उनको टेलीग्राम कर देते, टेलीग्राम आज वाला नहीं पुराने ज़माने वाला टेलीग्राम करते हैं और उनको बोल देते हैं मैं आ रहा हूँ। वो ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर जाते हैं। जैसे ही वो मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं रात हो रही होती है, 15 अप्रैल 1917 की बात है। वो कहते हैं JB कृपलानी और उनके सारे स्टूडेंट्स मेरा वेलकम करने के लिए आए थे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गांधी जी का वेलकम करने आते हैं और फिर महात्मा गांधी 2 दिन कहाँ रुकते हैं, मुजफ्फरपुर में रुकते हैं, ठीक है। अब ये ना इस चैप्टर में काफ़ी नोट्स की ज़रूरत होती है कि महात्मा गांधी जी क्या गए एंड ऑल दैट, तो वो प्रॉपर नोट्स बने हुए आपको मेरे चैनल की कम्युनिटी पे मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। तो वो कहते हैं 2 दिन में मुजफ्फरपुर में रुका और पता है आपको मैं किसके घर में रुका था? वो रुके थे एक प्रोफेसर के घर में जिनका नाम था मलकानी, प्रोफेसर मलकानी। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो वेलकम करने आए थे स्टेशन पे वो थे JB कृपलानी और जिनके घर वो रुके थे वो थे मलकानी। वो कहते हैं जो ये प्रोफेसर मलकानी थे जिन्होंने मुझे अपने घर पे रुकाया, ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी कि उन्होंने मुझे उस दिन अपने घर पे रुकवाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी? क्योंकि उस ज़माने में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, अगर कोई भी आदमी अपने घर में ऐसे इंसान को रख रहा है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स के होम रूल के सपोर्ट में थे। वो होम रूल मतलब कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो। तो वो कहते कोई भी इंसान ना डरता था ऐसे लोगों को अपने घर में रखने से जो होम रूल को सपोर्ट करते थे। बट प्रोफेसर मलकानी नहीं डरे, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा एंड दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो कहते 2 दिन में वहाँ मुजफ्फरपुर में रुका। मुजफ्फरपुर में भी जब मैं था तो क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स था चंपारण से और इधर उधर आसपास के इलाकों से महात्मा गांधी जी को देखने आए, मिलने आए। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनको सुनने में आ गया था कि भाई कोई महात्मा आया है उनकी मदद करने। तो पैदल चल के, साइकिलों पे, बुलक कार्ट पे, जैसे पॉसिबल हो बहुत सारे फार्मर्स महात्मा गांधी से मिलने आ रहे थे। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं वहाँ में उन लॉयर्स से मिला जो अभी फार्मर्स का केस देख रहे थे और मेरे को पता चला कि वो फार्मर्स से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे, बहुत फीस। तो मैंने उनको डांटा। चिडेड मतलब क्या होता है? डांटा। उन्होंने लॉयर्स की डांट लगाई कि तुम क्यों इंडियन फार्मर से इतना पैसा ले रहे हो जब आप लोगों को पता है कि जो है ऑलरेडी ब्रिटिशर्स उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो पहले तो उन्हें डांट देते हैं, फिर वो पूरा का पूरा केस समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ में केस क्या चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जब वो पूरा का पूरा केस समझ जाते हैं तो वो लॉयर्स को कहते हैं कि ये वाले केस को हमें कोर्ट में ले जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि कचहरी में, कोर्ट में ले जाके हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने भी फार्मर्स हैं इनके मन में बहुत डर है। ये फियर मतलब क्या हुआ, ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। जो ब्रिटिश ज़मींदार है, बड़े बड़े ज़मींदार जो है, उनसे ये डर रहे हैं, इसलिए इनकी हार हो रही है। ये इनको कोर्ट में कोई जो है फैसला पाके कुछ भी उनको हल नहीं निकलेगा जब तक ये इन लैंडलॉर्ड से डरना नहीं बंद करेंगे। तो वो लॉयर्स को कहते हैं हम कोई अपने केस को कोर्ट में नहीं लाएंगे, तुम जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन फार्मर्स के मन से डर निकालना होगा, ठीक है। अब फाइनली हम जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला जी मदद मांगने क्यों आए थे और क्या प्रॉब्लम थी इन द चंपारण। तो देखो गाइस, प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में? प्रॉब्लम में ना एक एग्रीमेंट, चंपारण में क्या चलता था, एक एग्रीमेंट चलता था फार्मर के बीच में
और लैंडलॉर्ड के बीच में, ठीक है। ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझो आप। लैंडलॉर्ड कौन हुआ? जो इस ज़मीन का ओनर है, ठीक है। ये सोचो कि ये एक खेत है, इसका ओनर कौन हुआ? ये लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब क्या ये लैंडलॉर्ड खुद अपनी ज़मीन पे काम करते हैं? नहीं, वो काम कराता है दूसरे फार्मर से, ठीक है। वो दूसरे फार्मर को ये ज़मीन रेंट पे दे देता है और फार्मर यहाँ पे काम करते हैं, फसल बोते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। अब जो है फार्मर जब काम करे तो क्या ये फ्री में करने देगा अपनी ज़मीन पे? नहीं ना, ये इससे मांगेगा रेंट। जैसे आप किसी के घर पे रह रहे हो तो रेंट मांगता है ना, मालिक जो होंगे, मकान मालिक रेंट मांगेंगे। वैसे ही ये फार्मर ज़मींदार की ज़मीन पे काम कर रहे थे रेंट पे, तो वो क्या मांगते हैं? उनसे रेंट मांगते हैं। बट ये रेंट ये लोग पैसे में नहीं देते थे, ये फार्मर चंपारण के, ये रेंट ये देते थे इन्हें इंडिगो क्रॉप के रूप में। इंडिगो क्या होती है? इंडिगो एक क्रॉप होती है गाइस, उससे नीले रंग की डाई बनती है। तो इनका एग्रीमेंट क्या बन रखा था? फार्मर ज़मींदार की ज़मीन पे काम करते थे और उसके बदले में उन्हें 15% हिस्से में ज़मीन के इंडिगो उगाना होता था, और वो सारा का सारा इंडिगो वो लोग इस ज़मींदार को दे देते थे। इंडिगो की बाहर के मार्केट में बहुत डिमांड होती थी, ये फार्मर्स से लेकर इंडिगो वो लोग बाहर बेच दिया करते थे और प्रॉफिट कमा लेते थे। तो ये प्रॉपर सिस्टम अच्छा खासा चंपारण में चल रहा था। बट हाँ, इंडिगो उगाना आसान काम नहीं था। ये 15% हिस्से में जो इंडिगो उगाया जाता था, हमने क्लास अपनी जूनियर क्लासेस में 9th में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे इंडिगो उगाने के बहुत नुकसान होते हैं, पूरी फसल ख़राब कर देता है, जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड होता है उसे ख़राब करता है। इंडिगो उगाना आसान भी नहीं होता है, तो फार्मर्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता था ये इंडिगो उगाना। बट हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट लगता था इनके बीच में। अब ये फार्मर्स को पता है क्या बोला जाता है? जो इस तरीके से रेंट के रूप में अपनी फसल देते हैं, 15% फसल जैसे इन्होंने दी, इनको बोला जाता है शेयर क्रॉपर। क्या? क्योंकि इन्होंने अपनी क्रॉप को शेयर करा ना, जैसे ये इनका लैंड है, इसके 15% हिस्से में इन्होंने इंडिगो का के ज़मींदार को दे दिया, बाकी जितने हिस्से में जो क्रॉप थी वो इन्होंने अपने पास रख ली, उससे अपना प्रॉफिट कमा लिया। तो इसको कहा जाता था, जो भी फार्मर ऐसे काम करता था उसे शेयर क्रॉपर कहा जाता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा था सभी के बीच में, फार्मर के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, कि ऐसे 15% हिस्से में ये इंडिगो उगा के दे देंगे, ठीक है। अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, जो भी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा चल रहा था। फिर क्या होता है भाई, ये जो अमीर अमीर लैंडलॉर्ड थे, इनको पता चलता है कि जर्मनी में फैक्ट्रियों के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया है। जर्मनी की फैक्ट्री में उन्होंने कुछ केमिकल से इंडिगो बना लिया है। अब आप मुझे खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सा इंडिगो महंगा होगा? प्लांटेशन करा हुआ या सिंथेटिक वाला? ऑब्वियसली प्लांटेशन वाला महंगा होगा, क्योंकि उसे उगने में टाइम लगेगा, उसमें लेबर ज़्यादा लगेगी, और फैक्ट्रियों वाला सस्ता होगा जो सिंथेटिकली लैब में बनाया गया है। तो अब लैंडलॉर्ड समझ जाते हैं कि कुछ समय के अंदर ही उनका जो प्लांटेड इंडिगो है उसकी वैल्यू जो है और जो उसकी डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगी और जर्मनी का लैब वाला चलना शुरू हो जाएगा। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो 15% इंडिगो हम इन फार्मर से ले रहे हैं तो वो उनके लिए कोई यूज़ में नहीं होगा, लैंडलॉर्ड समझ जाते हैं। तो ये लैंडलॉर्ड होते हैं बड़े चालू। ये क्या सोचते हैं, अभी किसी को नहीं पता चला होता है सिंथेटिक इंडिगो बना है, बस लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को पता चल गया था, जो 15% इंडिगो फार्मर से ले रहे थे। उन्हें पता चल गया भैया अब तो कुछ समय बाद इस 15% की हमें ज़रूरत नहीं होगी इंडिगो की, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाएगी, सब जर्मनी से मंगाएंगे। तो ये करते हैं एक प्लान। ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स के पास जाते हैं, ठीक है। ये आपका ये शेयर क्रॉपर के पास, जैसे राजकुमार शुक्ला एक फार्मर है, ये उनके पास गए और इन्होंने ऑफर दिया राजकुमार शुक्ला जैसे और फार्मर्स को कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट 15% इंडिगो उगाने वाला इसको खारिज कर देंगे, इसको एंड कर देंगे, तुम हमें कुछ पैसे दे दो। समझे? बड़े बड़े भैया बहुत ही लालची थे ये ज़मींदार। ये गए फार्मर के पास और उन्हें बोले ये 15% वाले सिस्टम को हम एंड कर देंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, बदले में तुम हमें कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो भैया ये पैसे देकर काफ़ी सारे फार्मर्स ने तो अपनी मर्जी से ये 15% इंडिगो वाले सिस्टम को एंड कर दिया। क्यों करा? मैंने आपको बताया, इंडिगो उगाना आसान काम नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, सर से टेंशन गई, पैसे दे दो इन ज़मींदारों को, हम इस वाले एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं, आज के बाद हमें इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा। कुछ ने अपनी मर्जी से करा और कुछ को ज़बरदस्ती कराया गया, गुंडों से पीट के और जो है ठग से पीट के, ठीक है। अब भाई फार्मर्स को ऐसा तो नहीं है ना, खबर पता नहीं चलेगी, फार्मर्स को भी पता चल गया कुछ समय बाद कि भाई इंडिगो बन चुका है सिंथेटिक वाला जर्मनी में। तो तब फार्मर्स को पूरा का पूरा इनकी साजिश समझ में आती थी ज़मींदार की, कि इन्होंने तो फालतू में ही पैसे लूट लिए फार्मर से, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंड होता। जब इन लोगों के पास इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं होती तो ये तो खुद ही मना करते फार्मर्स को कि इंडिगो मत उगाओ, हमारे को मत देना आज के बाद इंडिगो। बट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कुछ पैसे और लूट लिए फार्मर्स से, और यही पैसे फार्मर्स को वापस चाहिए थे। यही पैसे वापस दिलाने के लिए गांधी जी आए थे। तो ये मैंने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया है, इसलिए पढ़ा है सो दैट आपको चैप्टर का कोर्स समझ में आए। तो अब गांधी जी आते हैं
इंडिगो प्लांटेशंस को, उनका प्लांटेशन वर्कर्स को उनका वो पैसा वापस दिलवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के चक्कर में ज़मींदारों ने लूटा था। अब गांधी जी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे पहले जाते हैं ब्रिटिशर्स की लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का जो ऑफिसर था वो उन्हें कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, तुम तो आउटसाइडर हो, तुम तो बाहर के झंडे, तुम्हें क्यों बताऊँ। तो महात्मा गांधी उन्हें कहते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। ठीक है, वो चंपारण के बिहार के नहीं थे बट वो इंडियन तो थे, तो वो कहते हैं मैं इंडियंस की मदद कर रहा हूँ, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। फिर वो जो है वो कहते हैं मेरे को ना एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर था तिरहुत डिवीजन, चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी वो तिरहुत डिवीजन में ही आती थी, तो वो कहते हैं मुझे तिरहुत का ऑफिसर बुलाता है और उसने मुझे बुला के अपने पास बहुत बुली करा, यानी कि उन्हें डराया धमकाया कि वापस चले जाओ। बट महात्मा गांधी उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर महात्मा गांधी का मुजफ्फरपुर में इतना कुछ कि वो पता लगा लेते हैं सारी बातें, लॉयर्स वगैरह से बात कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं फिर मैं गया चंपारण की कैपिटल सिटी में, कहाँ पे, मोतीहरी में। कहते हैं वहाँ जाके मैंने एक हेडक्वार्टर बनाया अपना, एक घर पे जो है सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करनी मैंने स्टार्ट कर दी। तो वो मोतीहरी में जो है अपना पूरा का पूरा हेडक्वार्टर बना लेते हैं। कहते हैं बहुत सारे लॉयर्स वहाँ पे आए मुझसे मिलने और हम लोगों ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। अब जब वो अपने हेडक्वार्टर में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ खबर मिलती है कि पास ही के किसी गांव में जो है, कहाँ है महात्मा गांधी, मोतीहरी में है, तो उन्हें खबर मिलती है भाई पास ही के किसी गांव में किसी एक फार्मर के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, कुछ मैल ट्रीटमेंट हुआ, उससे कोई बदतमीजी हुई है। तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं मैं उस फार्मर से मिल के आता हूँ। तो वो हाथी की सवारी करते हैं और वहाँ जा रहे होते हैं। रास्ते में वो हाथी की सवारी करके जा रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला उन्हें बीच में रोक देता है। वो कहता है कि आप नहीं जा सकते उससे मिलने, आप वापस चलो। महात्मा गांधी जी उसकी बात मान जाते हैं और अपने हेडक्वार्टर में जो है मोतीहरी में वापस आ जाते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी जी आते हैं वो महात्मा गांधी जी को एक नोटिस देता है वही सुपरिटेंडेंट, और उस नोटिस पे लिखा होता है, वो ब्रिटिशर्स ऑफिसर की तरफ से आया होता है। वो महात्मा गांधी जी को ऑर्डर करते हैं कि वो चंपारण इसी समय छोड़ दे और वापस चले जाएं। तो यानी कि आप ये समझो कि अब ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि भाई फार्मर्स की मदद करने कोई आ चुका है और वो भी फंस सकते हैं, तो इसलिए वो महात्मा गांधी जी को ऑर्डर भेज देते हैं कि आप यहाँ से जाओ। महात्मा गांधी जी उसी वाले नोटिस के पीछे लिख देते हैं आई डिफाई, यानी कि मैं ये बात नहीं मानूंगा, और वो वापस नहीं जाते। तो यहाँ पे देखो महात्मा गांधी जी ने एक लॉ ब्रेक करा, उन्हें कानूनी नोटिस आया था कि जाओ और उन्होंने कानून की बात नहीं मानी। तो अब क्या होता, अब उनके ऊपर एक केस चलता कि वो कानून उन्होंने तोड़ा है, तो उनके ऊपर केस चलने वाला था। अगले ही दिन उन्हें कोर्ट में कचहरी में बुलाया जाता है कि उनके ऊपर केस चलेगा, अगर वो गिल्टी प्रूव होंगे तो उन्हें जेल होगी। तो वो कहते हैं मैंने रात को ही जो है जो इन्फ्लुएंशियल मेरे लॉयर फ्रेंड्स थे जैसे राजेंद्र प्रसाद और सबको बोला कि वो आ जाए चंपारण, कि अगर बाई चांस मोतीहरी आ जाए वो, अगर मेयर को जेल होती है तो वो लोग जो है सब कुछ संभाल लेंगे। और वो पूरी रिपोर्ट बना के वाइसरॉय को भेज देते हैं। वाइसरॉय कौन होता है, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर होते हैं, लॉर्ड होते हैं उनको, कि उनके भी देख रेख में रहे जो भी बात हुई है। अब सुबह सुबह की बात होती है, महात्मा गांधी जी कचहरी पहुंचने, और कचहरी पे लगी होती है भीड़ कोट कचहरी के बाहर। कौन, इट वॉज ब्लैक्ड विद पीजेंट्स। पता है इतने फार्मर वहाँ पे आते हैं कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि ऑफिसर्स उन भीड़ों को संभाल नहीं पाते हैं। महात्मा गांधी जी की सपोर्ट में हर कोने से फार्मर आ गए होते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई महात्मा हमारी मदद करने आया और उसी को प्रॉब्लम में डाल दिया गया है, तो वो सब मदद करने आते हैं। वो सब वहाँ कचहरी के बाहर होते हैं, अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स डर जाते हैं कि भाई ये कौन ऐसा इंसान है जिसके लिए सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर आ गए हैं। तो ये समझो आप कि यूनिटी होनी शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी जी को खुद जाके उस क्राउड को कंट्रोल करना पड़ता है। अब अंदर केस शुरू हो जाता है। तो जैसे केस शुरू हो जाता है तो पहले जज कहते हैं कि भाई ये केस हम डिले कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद डिसीजन लेंगे इस पे, क्योंकि वो भी डर चुके थे वो भीड़ को देख के। तो महात्मा गांधी कहते हैं कोई डिले नहीं, आज ही फैसला होगा। तो फैसले की घड़ी आती है। अब महात्मा गांधी जी को जब बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हाँ मैं गिल्टी हूँ, मेरी गलती है, मैंने कानून नहीं मारा, हाँ मेरी गलती है। बट फिर वो बोलते हैं कि मेरी गलती है, बट देखो दो ड्यूटीज़ होती है एक इंसान की, एक होता है कि उन्हें कानून मानना है और दूसरा होता है कि उन्हें इंसानियत से पेश आना चाहिए। तो मेरी वो सेकंड वाली ड्यूटी यहाँ पे मैंने फुलफ़िल की है। मैं इन पुअर पीजेंट्स की मदद करना चाहता हूँ, तो सेकंड ड्यूटी के चलते, इंसानियत की ड्यूटी के चलते मैंने ये लॉ ब्रेक करा है और मैं यहाँ पे सही हूँ, ठीक है, और मुझे जो सज़ा मिल सकती है वो दे सकते हैं। मैंने अपनी इंसानियत की ड्यूटी को चलते ये आप लोगों की बात नहीं मानी कि मैं चंपारण से जाऊँ। अब जज को फैसला सुनाना था कि अब महात्मा गांधी जी का क्या फैसला लिया जाएगा, उन्हें जेल में सज़ा दी जाएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जज कहता है 2 घंटे बाद में फैसला सुनाऊंगा। तो जज को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, बाहर जितनी पीजेंट की भीड़ खड़ी है। तो जज कहते हैं 2 घंटे बाद फैसला होगा। महात्मा गांधी को कहते हैं 2 घंटे की बेल दे दो।
ठीक है। महात्मा गांधी कहते मैं तो नहीं दूंगा बेल, मेरे को नहीं देनी है, क्योंकि तुम ले रहे हो ना, आप कर रहे हो डिले। महात्मा गांधी कोई बेल नहीं देते, जज कुछ नहीं कहता है। 2 घंटे बाद सेशन फिर से शुरू होता है और जो वहाँ पे जज हैं वो कहते हैं कि ये वाले केस के ऊपर सुनवाई अब कुछ दिनों बाद होगी, पता नहीं कितने दिनों बाद होगी, तब तक के लिए महात्मा गांधी इज़ फ्री। तो देखो यहाँ पे महात्मा गांधी की जीत हो गई। महात्मा गांधी जी को बिना कोई फैसला सुनाए और बिना कोई बेल वेल भरवाए जो है रिहा कर दिया जाता है। दैट मीन्स ही इज़ फ्री। अब वो जो है बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे, ऑब्वियसली चंपारण में वो रह सकते हैं, उनको जेल नहीं होती है और ये केस अभी ऐसे ही पेंडिंग रह जाता है। तो महात्मा गांधी जी बाहर आते हैं एंड महात्मा गांधी जी को अब तो उनको समझ में आ जाता है कि भैया ये थोड़ी उनकी जीत हो चुकी है। अब आप समझो, वो जो फार्मर्स की भीड़ आई थी ना बाहर, उसको देखकर अंदर केस में डिसीजन नहीं लिया गया कि उन्हें जेल होगी या उन्हें चंपारण से बाहर भेज दिया जाए। उसको देखकर जो है अंदर डिसीजन ये नहीं लिया गया था। ये यूनिटी की पावर होती है। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं मुझे पता था कि अगर ऐसा ना हो, किसी दिन अगर ऐसा हो कि मेरे को ये जेल में भेज दे, मैंने रॉ ब्रेक करा है, तो मैंने सारे लॉयर फ्रेंड्स को बुलाया। राजेंद्र प्रसाद थे, बृजकिशोर बाबू, सारे बड़े बड़े लॉयर्स को मैंने बिठाया और मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि सर अब हम तो आपकी मदद करने आए हैं, अगर आप जेल चले गए तो हम वापस चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सोचते हैं कि भाई ये महात्मा गांधी तो बाहर से हैं, तो चंपारण के भी नहीं है, बिहार के भी नहीं हैं, जब ये पीजेंट्स की मदद करने के लिए जेल जा सकते हैं जिन्हें ये जानते भी नहीं है, तो हम क्यों ना करें। तो वो कहते हैं सर हम आपकी पूरी साथ में हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम भी फार्मर्स की मदद करेंगे। और यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कब महात्मा गांधी ने कहा कि बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, तो वो तब कहते हैं जब लॉयर्स एकजुट होते हैं और कहते हैं हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम भी करेंगे फार्मर्स की मदद। तो भाई लॉयर्स आज तैयार हो गए कि वो फार्मर्स के लिए जिनसे वो इतनी फीस ले रहे थे, उनके लिए भी वो जेल जाने को तैयार है। तो ये कमाल करा था महात्मा गांधी जी ने, ये यूनिटी लेकर आए थे महात्मा गांधी जी। तो फिर क्या होता है, अब वो लोग जो है कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनके पास एक लेटर आता है। लेटर कहाँ से आता है, कोर्ट से आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मैसेज भेजते हैं और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि वो जो महात्मा गांधी पे केस चल रहा था ना, कि उन्होंने चंपारण से जाने वाली बात नहीं मानी थी और केस चला था अभी, वो केस को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सिविल डिसोबीडियंस की पहली विक्ट्री मिलती है। महात्मा गांधी जी ने रूल तोड़ा बट ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं कहा। उन पे जो केस चलाया ब्रिटिशर्स ने उसी केस को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि महात्मा गांधी और सारी फार्मर्स, सारे लॉयर सब इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब पंगा नहीं ले सकते, तो उन्होंने केस ही ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया हमने एक विक्ट्री हासिल करी थी। क्या विक्ट्री हुई कि भाई महात्मा गांधी पे केस चला बट इन्होंने खुद से केस को खारिज करा, क्योंकि ये यूनिटी देख के डर गए थे। अब वो कहते हैं अब जब ये समय आया मेरे पास तो मैंने बहुत इंक्वायरी करी, 10,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स के रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स बनाए, रिपोर्ट्स बनाई, सो दैट जो है वो प्रूफ कर पाए कि लैंडलॉर्ड्स ने उन लोगों को जो है लूट करी है, उनसे उनको गलत तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा हड़ पाए। तो वो पूरी रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं। अब कुछ दिनों बाद जून स्टार्ट हो जाता है और जो सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, इसी चीज़ के लिए बुलाते हैं कि अब फादर डिसीजन लिया जाएगा फार्मर्स के ऊपर। तो महात्मा गांधी जी जाते जाते भी पूरा प्लान बाकी लॉयर्स को बता के जाते हैं, कहते हैं कि अगर बाई चांस मैं वापस नहीं आया, मुझे अगर ये लोग जेल में डालिया वॉटेवर, तो तुम लोग आगे की इंक्वायरी करोगे, ठीक है। अब वो उनका ना 4 लॉन्ग इंटरव्यूज़ चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ चलते हैं। कौन कौन होता है, फार्मर्स की तरफ से महात्मा गांधी जी होते हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव, अकेले महात्मा गांधी जी, लैंडलॉर्ड्स थे और ये थे सर जो ये एडवर्ड गेट थे। इनके मिलके 4 लॉन्ग इंटरव्यूज़ होते हैं और अब डिसीजन लिया जाता है कि कितना पैसा जो है ये प्लांटर्स जो है वापस देंगे, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं इन्हें लगता है कि महात्मा गांधी जी 100% पैसा जो है वो वापस मांगेंगे, ठीक है। उन्हें लगता है कि महात्मा गांधी जी कितने पैसे मांगेंगे वापस गाइस, 100%, क्योंकि इन्होंने तो इतना लूटा था ना सारे के सारे फार्मर्स को। वो कॉन्ट्रैक्ट एंड कराने के लिए 15% इंडिगो वाला, तो लोगों को सबको लगा वहाँ पे कि महात्मा गांधी जी 100% रिफंड मांगेंगे। बट महात्मा गांधी जी एक अलग ही सोच के थे, एक कदम आगे चलते थे। उन्होंने उसकी जगह 50% कंपनसेशन मांगा। उन्होंने कहा ये जो इन्होंने लूटा है ना पैसा फार्मर्स से, उसका 50% वापस ये दे दे लैंडलॉर्ड्स। बट लैंडलॉर्ड्स क्या बोलते हैं, ये और चालू थे, ये कहते हैं 50% भी नहीं देंगे, हम देंगे 25%, सो दैट एक डेडलॉक बन जाए और महात्मा गांधी जी माने ही नहीं। तो इन लोगों को लगा लैंडलॉर्ड्स को कि भाई हम 25% बोलते हैं, ये मानेंगे नहीं, केस यहीं पे एंड हो जाएगा। बट महात्मा गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट, वो इस 25% पे हाँ कर देते हैं।
ये देख रहे हो आप। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया उन्होंने, कि भाई बेचारे फार्मर जिनसे इतना पैसा लूटा गया, उन्हें 100% का सिर्फ 25% वापस मिल रहा है, उन्होंने क्यों माना? तो वो कहते हैं मेरा एक रीज़न था मानने का। क्या रीज़न था? वो कहते हैं कि पैसे यहाँ मैटर नहीं करते थे, यहाँ मैटर करता था डर, फियर और प्राइड। अब आज के बाद ये जो लैंडलॉर्ड्स पहले अपने आप को समझते थे कि ये ओवर द लॉ हैं, ये बहुत लॉ के भी ऊपर जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं फार्मर्स के साथ में, आज उन्हें समझ में आ गया है कि देयर इज़ लॉ, और फार्मर्स की जीत हुई है कि इन्हें 25% ही चाहे इन्होंने वापस करा। बट अब इनके बीच में कैसा रिश्ता स्टार्ट होगा, एक फार्मर और लैंडलॉर्ड वाला। अब इसमें वो उनको ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनको भी पता होगा ज़मींदारों को कि हमारे पास इनका पैसा है, ऊपर से जब फार्मर्स की जीत होगी तो उनके मन में भी अलग ही एक जीत होगी, और उन्हें पता होगा कि हाँ भाई, हम भी कोई अगर ये हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो हमारे पास कोर्ट है अपनी बात सुलवाने के लिए। तो वो महात्मा गांधी जी यही बताते हैं कि ये मैटर मनी की नहीं थी, ये मैटर प्रेस्टीज और प्राइड की थी कि आज फार्मर्स जीते हैं। आज इन लैंडलॉर्ड से जो इतना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे फार्मर्स जीत गए हैं, और वो कहते हैं वो जीतना ही बहुत बड़ी चीज़ थी सबके लिए। तो वो 25% पे हाँ करके मान जाते हैं। और पता है कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा शेयर क्रॉपिंग पैटर्न था ना, यही डिसअपियर हो जाता है। अभी तो 25% ही वापस मिला जो है पुअर पीजेंट्स को, कुछ समय बाद ये पूरा का पूरा शेयर क्रॉपिंग सिस्टम एंड हो जाता है। जो पूरे के पूरा ये जो लैंडलॉर्ड की ज़मीन थी, यही जो है फार्मर्स के पास चली जाती है। तो देखो कितनी अच्छी बात हुई। तो अब यहाँ पे ये वाला केस तो सॉल्व हो गया, महात्मा गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट्स को जीत दिलवा दी, उनको 25% हिस्सा वापस मिल गया जो उन्होंने पैसा दिया था उसका। और सेकेंडली अब उनके अंदर एक प्राइड थी कि हाँ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो कानून है जो हमारी मदद करेगा, और कानून को भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब फार्मर्स एकजुट थे, लॉयर्स एकजुट थे। अब महात्मा गांधी चले जाते वापस चंपारण से, हो गया काम ये वाला। बट नहीं, महात्मा गांधी जी कल्चरल और सोशल चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने देखा कि चंपारण में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। इसके ऊपर गाइस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ वाले से, ठीक है, टर्म 2 में भी आता, मैंने बताया था। तो अब महात्मा गांधी जी जो है जा सकते थे, बट वो नहीं जाते हैं, वो वहीं रुकते हैं चंपारण में और समय, और वो वहाँ पे कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वो सबसे पहले तो 2 टीचर्स को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, तो वहाँ पे 2 टीचर्स को बुलाते हैं, महादेवी देसाई और नरहरि पारेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो वो और भी बहुत सारे महात्मा गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे बॉम्बे से, पूना से आते हैं, सो दैट वो वहाँ पे चंपारण पे बच्चों को पढ़ा पाएँ। फिर जो उनका यंगेस्ट सन था देवदास, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं आश्रम से, और वो भी जो है मिलकर वहाँ पे काम करते हैं। महात्मा गांधी जी चंपारण में प्राइमरी स्कूल्स ओपन करते हैं 6 विलेजेस में। तो देखो 6 विलेजेस में उन्होंने स्कूल खोला, तो वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे थे। फिर उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, वो क्या करती थी, वो आश्रम के रूल्स, पर्सनल क्लीनलीनेस के, हाइजीन मेंटेन करने के वहाँ पे लोगों को सिखाती थी। फिर एक दिन गांधी जी ने अपनी वाइफ को बोला कि वो जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ हैं उनसे पूछे कि उनकी जो साड़ी है वो इतनी फिल्थी स्टेट में क्यों है। फिल्थी मतलब बहुत मैली क्यों है, वो ऐसे कपड़े उन्होंने क्यों पहने हुए हैं। तो उनकी वाइफ जाके पूछती है लेडीज़ से कि वाई यू आर वेयरिंग दिस क्लोथ्स। तो वो वहाँ पे लेडीज़ बताती हैं कि उनके पास एक ही साड़ी है और रखने की भी कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी दिनों तक एक ही साड़ी को पहनना पड़ता है। तो ये चीज़ गरीबी दिखा रही है कि उनके पास एक से ज़्यादा कपड़े अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं थे। तो इतना बैकवर्डनेस था वहाँ चंपारण पे उस समय में, और इन्हीं का पैसा लूट रहे थे वो देखो ज़मींदार लोग, ठीक है। और फिर वो हेल्थ के लिए भी वहाँ पे बहुत काम करते हैं, वो वहाँ डॉक्टर्स को भेजते हैं। और महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे अपने जो है डिसाइपल्स को बुलाया था ना, तो वहाँ पे वो एक डॉक्टर को भी बुलाते हैं 6 महीने के लिए। और 3 टाइप की मेडिसिन वहाँ पे दी जाती है। कौन कौन सी मेडिसिन है, कई बार यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 3 मेडिसिन, कैस्टर ऑयल, किनिन और सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। तो जिसको कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती थी उसे कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था, जिसे मलेरिया होता था उसे किनिन दे दिया जाता था और कैस्टर ऑयल, और जिसे कोई स्किन डिजीज़ होती थी तो उसको ये ऑइंटमेंट दे दिया जाता था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे हेल्थ का, एजुकेशन का, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा, और वो वहीं पे रहे चंपारण को थोड़ा डेवलप्ड करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो महात्मा गांधी जी इतने समय तक चंपारण में। अब जब इतने समय वो चंपारण रह रहे थे, जो उनका आश्रम था वो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे, कभी वॉशरूम साफ कराने के, कभी अलग अलग, वहाँ भी वो कनेक्टेड थे, वो यहाँ भी सब देख रहे थे। तो
उनका जो काम करने का स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। अब वो लुइस फिशर को बताते हैं, वो कहते हैं कि जो चंपारण का किस्सा था ना, ऐसा मैं कुछ सोचिए चंपारण नहीं गया था कि मैं हाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ूंगा और ब्रिटिशर्स को मैं हराऊंगा। नहीं, गए तो एक इंसान की मदद करने गए थे, एक इंसान के कहने पे मदद करने गए थे, बट देखो कितना बड़ा कमाल वो वहाँ करके आते हैं। और यही है टिपिकल गांधी पॉलिटिक्स। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है टिपिकल गांधी पॉलिटिक्स क्या होती है, वो क्या होती है, तो देखो गांधी जी का वर्क करने का तरीका क्या था, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में सिर्फ बिलीव नहीं करते थे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब कि सिर्फ कहने की बातें नहीं, ही वॉज लॉयल टू ह्यूमन बींग्स। देखो वहां पे उस बात से प्रूव हो जाता है जब महात्मा गांधी जी ने कोर्ट के ऑर्डर को, आप कोई भी इंसान क्रिमिनल बनने से डरेगा, कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ने से डरेगा। चंपारण में जब उन्होंने कहा मत चले जाओ, तो वो नहीं गए, क्योंकि वो लॉयल थे ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय पीसेंट्स को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में नहीं पड़ेगी, कल को लोग मुझे क्रिमिनल समझेंगे कि मैंने रूल ब्रेक कर दिया एंड ऑल दैट। नहीं, उनकी पॉलिटिक्स थी ही ऐसे, काम करने का तरीका ऐसा ही था, दैट ही वॉज लॉयल टू ह्यूमन बींग्स। तो ये एक तरीके से वो एक सीख देते थे वहाँ इंडिया में हमारे सभी लीडर्स को, सभी लोगों को, कि इंसानियत सबसे बड़ा जो है चीज़ है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इंसानियत से के बाद हमें बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अब एक चीज़ राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि आपको पता है राजेंद्र प्रसाद ने भी जो है कितनी बार हमने चैप्टर में उनका नाम पढ़ा, दैट ही वॉज ऑल्सो देयर इन दिस मूवमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद बताते हैं एक किस्सा जो इस समय पे चला था चंपारण वाले। वो कहते हैं गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर होने का एक लेसन दिया था। कब दिया था? वो कहते हैं गांधी जी के एक डिसाइपल, उनके एक फॉलोअर जिनका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो गांधी जी से मिलने आए थे। वो इंग्लिशमैन थे, वो गांधी जी से मिलने आए थे, कहीं जा रहे थे, फिजी आइलैंड जा रहे थे ट्रेनिंग पे अपनी, तब ठीक है। तो वो कहते हैं वो मिलने आए थे, तो मैंने कहा और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना एंड्रू हमारे पास रुक जाए यहाँ पे, और एंड्रू रुकने को तैयार भी थे। बट गांधी जी जो है समझ जाते हैं इस चीज़ को कि राजेंद्र प्रसाद क्यों कह रहे थे एंड्रू को रुकवाने को, और गांधी जी कहते हैं नहीं एंड्रू नहीं रुकेंगे, और वो एंड्रू को भेज देते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी को समझ में आ गया था कि हमने क्यों कहा है। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हम एंड्रूज को रुकवाना चाह रहे थे। वो एंड्रू को क्यों रुकवाना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ एक अंग्रेज हमारे साथ होगा तो सही रहेगा। बट गांधी जी ये बात को समझ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, और वो राजेंद्र प्रसाद को समझाते हैं कि एंड्रूज को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी है, हम इसे खुद लड़ेंगे सारे इंडियंस मिलके, और अगर एक इंग्लिशमैन हमारे साथ में होगा तो ये दिखाया जाएगा कि हम कमज़ोर हैं, और हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अकेले से जीतेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं हमारी एक बात जो हमारे मन में भी थी वो भी गांधी जी समझ गए थे कि क्यों हमने एंड्रूज को रोकने को कहा था, और इससे उनको बहुत बड़ा लेसन गांधी जी देते हैं ऑन द सेल्फ रिलायंस। वो उनको समझ में आ गया था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, आज़ादी हासिल करनी है, तो वो तभी होगी जब सारे इंडियंस इकट्ठे आएंगे। इस चैप्टर से आपको एग्जाम्पल मिला, भाई सारे फार्मर आके कोर्ट के बाहर खड़े हो गए तो जज ने फैसला नहीं सुनाया, सारे लॉयर्स इकट्ठे हो गए, सारे फार्मर्स इकट्ठा हो गए तो वो वाले केस को ही लीव कर दिया गया। और गांधी जी सिर्फ 25% रेवेन्यू के लिए भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भाई प्रेस्टीज ज़्यादा मैटर करती है, कि आज फार्मर्स को पता है हमारी जीत हुई है, और कल को फिर भी फार्मर्स जो है लड़ने के लिए तैयार होंगे अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन गाइस यही वाला है आपका कल्चर, जो उन्होंने हेल्प करी थी वहाँ पे कल्चर सोशल डेवलपमेंट में, और साथ ही के साथ बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्लास 12 इंग्लिश का रिवीजन बैच है वहाँ से मिल जाएगी। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कम्युनिटी से आप नोट्स भी ले सकते हो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट